हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय, जिसमें दो रचनाएं बच्चों आपका भाषा शैली और साहित्य में स्थान। आपको लगेगा कि सर कठिन है, हमसे याद नहीं होगा, मैं याद कराऊंगा, बस 5 मिनट का समय दे दो बच्चों। दो रचनाएं कैसे याद करेंगे। एक चौराहे के पास में एक जुलूस जा रहा था और जुलूस में भाई साहब रानी की बेगम भी थी और बेगम इतनी बढ़िया सजी धजी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने पान खाए के कारण लाल पान से उसका आंचल मैला हो गया, गंदा हो गया। अब बच्चों ऐसा भी कर सकते थे कि भाई चौराहे पर एक जुलूस जा रहा था, जुलूस में बेगम साहिबा लाल पान खाए हुए जा रही थी, अरे भैया थोड़ा सा थूक दी तो जो आंचल है वो मैला हो गया। ऐसे में फणीश्वरनाथ रेणु का कहानी खत्म हो जाता है। कैसे बच्चों, चौराहे के पास की बात है तो कितने चौराहे, कौन से चौराहे, अरे भाई कितने चौराहे। मैं जुलूस जा रही थी तो जुलूस हमें याद हो गया सर, लाल पान का बेगम, लाल पान की बेगम, कहानी की बेगम, ठीक है, लाल पान की बेगम, बेगम लाल पान खाए जा रही थी और अचानक उसने थूक दिया तो आंचल मैला हो गया। वैसे भी भाई जुलूस जा रहा था, एक गांव की बात हम कर रहे हैं तो गांव की बात हम कर रहे हैं, गांव की भैया एक चौराहा था गांव में, हम शहर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिक चीजों को ही बताया है, गांव के दृश्य को ही अपनाया है, ग्रामीण में गरीब जनों के बारे में ही बताया है, दीन दुखी दलित शोषित ग्रामीण जनों के बारे में ही साहित्य में अपनी रचना की है। इतना में कहानी खत्म। एक गांव की बात है, चौराहे से जुलूस जा रहा था, लाल पान खाए, उसमें बेगम बैठी थी, बेगम अचानक थूक दी, उसका मैला आंचल हो गया, आंचल मैला हो गया, मतलब थोड़ा जो पल्लू है बच्चों मैला हो गया। तो मैला आंचल, कितने चौराहे, हमारे गांव के चौराहे, तो कितने चौराहे उसकी रचना हो गई, जुलूस उसकी रचना हो गई, लाल पान की बेगम उसकी रचना हो गई, मैला आंचल उसकी रचना हो गई। बच्चों एक गांव की बात है, फणीश्वरनाथ रेणु ने गांव में यदि भाई इस गांव की चीजों को वर्णन करेंगे तो आम बोलचाल में भाषा होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है कि इनकी जो भाषा है वो आम बोलचाल की खड़ी बोली भाषा को अपनाया गया है। इन्होंने अपने भाषा शैली में क्या लिखना बच्चों, भाषा का मतलब किस तरीके से भाषा है, और भाषा नहीं समझ में आता तो ऐसे लिखो ना यार कि इन्होंने अपने आम चाल की भाषा बोली जाती है, मतलब अपने साहित्यिक रचना में आम चाल की भाषा का प्रयोग किया है। और फिर आप रस छंद अलंकार कुछ तो पता है ना आपको भैया, इन्होंने अपने काव्य में भैया किसका, तद्भव संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है, कुछ मात्रा में तत्सम भी देखने को मिलता है। अरे भाई रस और छंद का इतना मनोरम उपयोग किया है कि उनके काव्य की सौंदर्य बढ़ जाती है, और समय समय पर आवश्यकता अनुसार मुहावरे और लोकोक्ति का भी प्रयोग किया है। अरे भाई इनके शैली में कौन कौन से शैली देखने को मिलता है, तो इनके द्वारा वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, भावात्मक शैली है ना बच्चों, और आप संवादात्मकता या तो संवाददाता शैली है ना, और ऐसे शैली देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जो फणीश्वरनाथ रेणु है बच्चों, वो किसके दृश्य को, स्थानीय दृश्य, ग्रामीण अंचल के दृश्य को दिखाया है। गांव में किस तरीके से अभावग्रस्त सुविधाएं हैं उसका चित्रण किया है, गरीब के लोगों के, निम्न वर्ग के लोगों के, दीनहीन दलित एवं शोषित के मतलब वर्ग में जो व्याप्त कमियां हैं, जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो उनकी स्थिति है, उसको बच्चों उस विषय पर उन्होंने साहित्यिक रचना की है। बताओ किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई इतना यदि याद हो जाए आपके मन में कि साहित्यिक अंचल के बारे में लिखा है, तो आप भाषा शैली में सीधा आप पहले लाइन से यही लिखो कि रेणु जी ने अपने भाषा में बोलचाल भाषा का प्रयोग किया। ऐसा भी लिख सकते हो कि आम बोलचाल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने बच्चों अपने स्थानीय दृश्यों का, ग्रामीण क्षेत्र में जो अभावग्रस्त जीवन चित्रण है उसका बिल्कुल वर्णन किया है। अपने भाषा में तत्सम शब्द का प्रयोग किया है, कुछ मात्रा में देशज शब्द भी अपनाया है, आवश्यकता पड़ने पर मुहावरे और कहावत का भी प्रयोग किया है। अरे भैया आप लोग भूल गए, अरे हम और भी लिखेंगे 2 लाइन सर, तो लिख लो ना यार, कौन कहता मना करता है कि भैया कुछ शब्दों में अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग देखने को मिला है, रस छंद का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, उनकी काव्य सौंदर्य, रस छंद अलंकार के प्रयोग से तो इनकी काव्य की सौंदर्यता यानी सुंदरता बढ़ जाती है, सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने अपने
काव्य रचना में वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, इनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। बोले सर अब तो मजा आ गया, याद हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों? साहित्य में स्थान, भैया इनको एक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और गांव के दीनहीन दलित शोषित वर्ग की रचना के कारण इनका जो साहित्य में स्थान सदैव है ना सक्रिय रहेगा। भाई भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो 1942 की बात है, तब भी इन्होंने वहां पे भागीदारी निभाई थी। तो साहित्य के स्थान की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु बच्चों आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंचलिक साहित्यकार क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के दीनहीन लोगों का चित्रण किया है। गांव में जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, अभावग्रस्त हैं लोग, उनके जीवन का चित्रण किया है, इसलिए कहा जाता है ये आंचलिक साहित्यकार हैं। इन्होंने निम्न वर्ग, दीनहीन, दुखी, शोषितों के जीवन का चित्रण किया है और साहित्य में बहुत स्थान दिया है। इनको भैया पद्मश्री का सम्मान भी मिला है, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका स्थान अविस्मरणीय रहेगा, है ना बच्चों? ये चीज आपको याद कर लेना है। ठीक है कि हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने निम्न वर्ग के दीनहीन, दलित एवं शोषित वर्ग, ग्रामीण जनों का साहित्य रचना का विषय बनाया है। आपको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। हिंदी साहित्य के आपकी रचना, योगदान सदैव याद रहेगा बच्चों। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा, और बन जाएगा तो तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और भैया तैयार जरूर कर लेना। आखिरी समय में आपको दे रहा हूं और एग्जाम में सीधे आ जाए किसी तरह से तो छाप देना। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।